हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्री राम क्लासेस। अमित चौहान हियर। हमारा आज का टॉपिक है पॉलिटी का 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जो हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बात थी, देखो, जो 1857 की क्रांति हुई थी और शिक्षा के प्रसार ने भारतीयों में राष्ट्रहित भावना को और ज़्यादा सुदृढ़ कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, यानी कि ठीक है ना। और 1883 में इलबर्ट बिल आया था। कौन सा? इलबर्ट बिल। उस समय भारत के जो वायस राय थे वो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। ये जो बिल लाया गया, इससे क्या हुआ कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट थे वो भारत में जितने भी यूरोपीय रहते थे उनके खिलाफ मुकदमा सुन सकते थे, बट फैसला भी नहीं कर सकते थे उनके खिलाफ। ओके। इसी बीच 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो की थी ए.ओ. हयूम ने। ए.ओ. हयूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन। ठीक है ना, हयूम। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय को प्रशासन तथा विधि निर्माण में अधिक प्रतिनिधि देने की मांग ने काफी जोर पकड़ लिया, जिसके परिणाम स्वरूप यो अधिनियम पारित किया गया। ठीक है ना। इसमें क्या किया गया, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा थी उसके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 और अधिक से अधिक 16 ये तय कर दी गई। इनमें 10 गैर सरकारी होना जरूरी था। नेक्स्ट है, जो निर्वाचन पद्धति थी उसे शुरू किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता रही। ठीक है ना। और प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटियां तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। इन्हें ही हम क्या बोलते थे? मनोनीत। मनोनीत सदस्य। ठीक है ना। देखो, मनोनीत का मतलब होता है जैसे किसी को भी चुनकर बैठा देना, उसके पर कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो किया जाता है और ऐसे ही बिना चुनाव के उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। परिषद के अधिकार में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है ना। एक बात याद रखेंगे, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी भी नहीं था। ये था हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वनडे एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। एक दो पॉइंट याद रखेंगे बस, जैसे कि बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया, निर्वाचन प्रणाली शुरुआत कर दी गई। ठीक है ना। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत करी गई। ठीक है ना। ये दो तीन पॉइंट है मेन, इन्हें याद रखोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है ना। इसका दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी था। हमने पढ़ा था लास्ट 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें कि एक भारत सचिव नाम का पद उत्सर्जित हुआ था, बनाया गया था। ठीक है ना। उसमें जो है उसी के आधार पे मार्ले जो है भारत के सचिव थे और मिंटो तत्कालीन वायसराय थे। ठीक है ना। देखो, इसकी मतलब इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कि एक तो 1892 के जो दोष थे यानी कि कमियां थी उन्हें दूर करें। ठीक है ना। और दूसरा काम था कि जो उग्रवाद और क्रांतिकारी थी उनका सामना करना, है ना। क्रांतिकारी उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना, ये था। उन्हें पूरी तरीके से खत्म करना चाहती थी सरकार। ठीक है ना। और अरुणडेल समिति, ये अरुणादेनी है, अरुणडेल समिति रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो केंद्रीय विधान परिषद थी इनमें सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई, और प्रांतीय विधान परिषद जैसे मुंबई, बंगाल, मद्रास और उत्तर प्रदेश थे, इनकी अधिकतम संख्या 50 कर दी गई। ठीक है ना। और व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य चारों प्रकार के होने लगे। कौन कौन से? एक तो पदेन सदस्य, दूसरा मनोनीत सरकारी अधिकारी, मनोनीत गैर सरकारी अधिक सदस्य और निर्वाचित। ठीक है ना। और सांप्रदायिकता का जन्म हो गया इसी अधिनियम के थ्रू। मतलब मुसलमानों के लिए अलग मताधिकार तथा अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी, है ना। और यहीं से जो है इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ठीक है ना। अगला निर्वाचक मंडल के अलग निर्वाचक मंडल के बारे में मिंटो ने मार्ले से एक बात कही थी कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। मिंटो ने मार्ले से कहा। ठीक है ना। और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। सांप्रदायिकता का जनक किसे? मिंटो को। ठीक है ना। मिंटो कौन थे? तत्कालीन वायसराय। ठीक है ना, भारत के। उस टाइम पे जिस टाइम ये दुनिया में आया था, तो पूछ सकता है सवाल कि भाई सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है? मिंटो को। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि कर दी गई और बजट की विवेचना और विषय पर चर्चा करने तथा अनुपूरक सवाल पूछने का अधिकार मिल गया, किंतु अभी भी वोट करने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को प्रशासन और विधि निर्माण कामों में प्रतिनिधित्व मिल गया। पहले जो सर्वप्रथम भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। उसमें 2 भारतीय थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है ना, जो इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त हुए। जबकि एसपी सिंह को वायसराय की कार्यकारिणी एक विधि सदस्य के रूप में शामिल करा गया कार्यकारिणी में। ठीक है ना, और वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे ये। ठीक है ना, और बाद में इन्हें लॉर्ड की उपाधि मिली, लॉर्ड की। ठीक है, ये था हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909। मेन पॉइंट रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से हैं। एक तो यही है कि इसका दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है। अरुणडेल समिति की सिफारिश पर इसे पारित किया गया था। मार्ले उस टाइम के भारत सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। क्या काम था इसका? मेन काम एक तो ये था कि जो उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद थे बढ़ रहे थे, उनका सामना करना। दूसरा था केंद्रीय परिषद और विधान परिषद के जो सदस्य थे उनमें वृद्धि कर दी, 16 से 60 कर दी गई, है ना। और एक था ये सांप्रदायिकता का जन्म। एसपी का मतलब है, एसपी सिंह का मतलब है सत्येंद्र प्रसाद सिंह, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा शायद, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है ना, ये याद रखोगे बस, इसमें इतना ही था, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इसका दूसरा सुधार अधिनियम इसका दूसरा नाम है। मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। इसे पारित किया गया जो 1909 की कमी रह गई थी उन्हें दूर करने के लिए। मेन चीज क्या थी? पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग करा गया और जो 1793 से लगा के भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जा रहा था, वो ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। ठीक है ना। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। सांप्रदायिकता आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, यानी कि सांप्रदायिकता को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों में बांट दिया गया, है ना। केंद्र में 2 सदन बनाए गए, एक विधानसभा और एक राज्य परिषद। राज्य में द्वैध शासन लागू किया गया, और 2 प्रकार के सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आरक्षित विषय और स्थानांतरित। ठीक है ना। आरक्षित में क्या आएगा आपका? राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस आदि, है ना। हस्तांतरित में आएगा स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि। इस प्रकार के सब्जेक्ट होते थे। नेक्स्ट अब हमारा आएगा 1935 का अधिनियम और स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है ना। इसी बीच कुछ मिशन भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। वो मिशन वगैरह सब कंप्लीट कर लेंगे इसी में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारा कंप्लीट हो जाए। इस अधिनियम से रिलेटेड 1-2 बात याद और रख सकते हैं। एक तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए आयोग का गठन करा गया जिसका नाम था ली आयोग, और जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, 1926 में, ये याद रख सकते हैं। और एक द्वैध शब्द आया यहाँ पे। द्वैध शब्द जो है, ये द्वैध शब्द किसने दिया था ये पूछ सकते हैं। एक यूनानी शब्द है डायरकी से आया है द्वैध। डायरकी का मतलब 2 होता है, जिसके जनक है लियोनस कार्टेस। कौन है? लियोनस कार्टेस। ठीक है ना। ये था हमारा आज का भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट वीडियो में ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सारी कंप्लीट हो जाएगी लगभग, और आपको अगर पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो, लग रहा हो कि भाई पॉइंट्स जो हैं आपके काम के हैं या आपके एग्जाम में आने लायक हैं, पाएंगे तो पक्का, ये बात पक्की है। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।